हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणित शिक्षण विधियों के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी हम पहली क्लास ले चुके हैं, थ्योरी क्लास, और ये दूसरी थ्योरी क्लास है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पहली क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि पहली क्लास यदि समझ में आएगी तभी तो हमें दूसरी क्लास समझ में आएगी। तो उस क्लासों का जो सीक्वेंस है उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है और तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि टीचिंग मेथड जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमज़ोर पार्ट होता है। तो यदि आपको अच्छे से समझना है तो एक सीक्वेंस में आपको इसको समझना होगा। तो पहली क्लास में हम गणित की 5 शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर चुके थे और ये आज हम छठवीं शिक्षण विधि के बारे में बात करेंगे और इस क्लास की ये पहली शिक्षण विधि है। तो 5 शिक्षण विधि हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे छठवीं शिक्षण विधि। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली शिक्षण विधि है वह है प्रोजेक्ट विधि। इसे हम प्रोजेक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का जनक कहा जाता है या प्रवर्तक कहा जाता है, किलपैट्रिक को। तो इसको इस तरह से याद रखते हैं कि भाई प्रोजेक्ट को किल करो, तो प्रोजेक्ट को किल करो मतलब किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट विधि के क्या हैं, जनक हैं। अच्छा, इसका आधार क्या है? वास्तविक जीवन समस्याओं पर कार्य करना, यानी कि वास्तविक जीवन समस्याओं पे हम कार्य करते हैं, यानी कि कोई भी बच्चे की जो समस्या है उस पर यदि कार्य किया जाएगा तो बालक जो है वो उस पर प्रोजेक्ट वर्क करके वो बहुत अच्छा सीख पाता है। प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रिचर्ड महोदय ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड ने प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तो शिक्षा में प्रोजेक्ट शब्द कहाँ आया? अमेरिका में। और रिचर्ड ने जो प्रोजेक्ट शब्द का उपयोग किया था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान किया था और व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क का प्रयोग किया। और आप भी देखते हैं कि भाई आज भी इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट मतलब कि भाई ये कार्य है, आपको ये कार्य पूरा करना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए प्रोजेक्ट विधि का जनक शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों में किसे माना जाता है? किलपैट्रिक को माना जाता है। किलपैट्रिक के गुरु थे जॉन डीवी। कौन थे? जॉन डीवी। तो यह विधि किसकी विचारधारा पर आधारित है? जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। तो ध्यान देना, प्रोजेक्ट विधि से दो क्वेश्चन बनते हैं। प्रारंभिक क्वेश्चन दो ही बनते हैं पहले तो, कि भाई इसके जनक कौन है? तो जनक हैं किलपैट्रिक। और यह किसकी विचारधारा पर आधारित है या किसकी विचारों से प्रेरित है? इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया था कि प्रोजेक्ट विधि जो है वो किसके विचारों से प्रेरित है? तो वो जॉन डीवी के विचारों से क्या है? प्रेरित है। जॉन डीवी की विचारधारा पर यह आधारित है। क्यों प्रोजेक्ट विधि जो है वो जॉन डीवी की विचारधारा पर प्रेरित है? उसका ये सीधा सीधा कारण है कि जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद सिद्धांत दिया था। प्रयोजनवाद सिद्धांत दिया था, इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो प्रोजेक्ट मेथड है वो जॉन डीवी की विचारधारा से प्रेरित है। अच्छा, प्रोजेक्ट विधि में प्रक्रिया क्या होती है? विद्यार्थी समूह में किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट की प्रस्तुति करते हैं। अब प्रोजेक्ट विधि को ऐसे समझो आप कि जैसे आप छोटी कक्षाओं में होते हैं या अब तो 10वीं 12वीं तक ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो आपको जैसे कोई चार्ट बनाने को दिया गया है या आपको कोई फाइल बनाने को दी गई है या आपको कोई मॉडल बनाने को दिया जाता है छोटे बच्चों को, तो वही क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है। तो उस प्रोजेक्ट पे मतलब विद्यार्थी छोटे छोटे समूह बना लेते हैं अपने, जैसे 2 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं या स्वयं अकेला विद्यार्थी भी प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकता है। तो अपना कोई चार्ट बनाएगा या अपना कोई मॉडल बनाएगा या अपना कोई तरीका बनाएगा कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड इसको कहते हैं। उस पर काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है और उस पर अंक प्रदान किए जाते हैं कि किसका प्रोजेक्ट जो है वो बढ़िया है, किसका प्रोजेक्ट बढ़िया नहीं है। तो यही क्या होती है? प्रोजेक्ट विधि होती है। इसके जनक किसे कहा जाता है? किलपैट्रिक को। और किसकी विचारधारा पर आधारित है? जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्ट विधि के पद या सोपान क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है और इसके पद ऑप्शन में आपको मिले 4 या 6, दोनों ही राइट है। कभी भी आपको मिले 4 या 6, तो 4 जो है वो भी राइट है और 6 वो भी राइट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोजेक्ट विधि के साथ सर 4 जो ऑप्शन था वो राइट माना गया, 6 राइट माना गया। दोनों ही राइट है, आप कोई सा भी आंसर लगा सकते हैं। प्रोजेक्ट विधि के वास्तव में 6 चरण होते हैं। पहला है परिस्थितियाँ उत्पन्न करना,
यानी किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने की परिस्थितियां बनाई जाती हैं। फिर योजना का चयन करना और उसके उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट ज्ञान देना कि भाई हम इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बना सकते हैं और हमारा इस प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य क्या है। दूसरा, योजना का कार्यक्रम बनाना कि भाई हमें अभी ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है। फिर योजना अनुसार कार्य करना, फिर योजना का मूल्यांकन करना और सारे कार्य का लेखा जोखा रखना, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलेखन। क्या कहते हैं? अवलेखन। तो प्रोजेक्ट विधि के कितने चरण हो गए? 6 चरण हो गए। परिस्थितियां उत्पन्न करना, दूसरा है योजना का चयन व उसके उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट ज्ञान देना, तीसरा है योजना का कार्यक्रम बनाना, चौथा है योजना के अनुसार कार्य करना, पांचवा है योजना का मूल्यांकन करना और छठवां है सारे कार्य का लेखा जोखा रखना यानी अभिलेखन करना। तो ये किसके हैं? प्रोजेक्ट विधि के मुख्य चरण है। देखिए 4 आंसर क्यों माना गया है, क्योंकि आप देखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इसमें स्टूडेंट सक्रिय होता है। कौन होता है? स्टूडेंट सक्रिय। पहला और छठवां होता है उसमें शिक्षक सक्रिय होता है। तो स्टूडेंट 4 में मुख्य रूप से सक्रिय होता है, इसीलिए आंसर माना जाता है कि भाई प्रोजेक्ट विधि के कितने चरण है? 4 चरण है। तो ये मैंने कारण भी बता दिया आपको कि 4 क्यों माना जाता है और वास्तव में कितने हैं? 6 चरण है। चलिए आगे हम बात करें प्रोजेक्ट कार्य की विशेषताएं क्या है। देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट कार्य की विशेषताएं। किसी प्रोजेक्ट की विशेषता क्या होती है? प्रोजेक्ट कार्य का सबसे महत्वपूर्ण पद परिस्थितियां उत्पन्न करना होता है। इस विधि का मूल मंत्र है करके सीखना या जीवन द्वारा सीखना। देखिए जब बालक स्वयं चार्ट बनाएगा, कोई मॉडल बनाएगा या किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करेगा, तो बालक जो है वो स्वयं कार्य करता है, इसीलिए वह सीखता है। और इसीलिए प्रोजेक्ट विधि जो है वो नवाचार विधि है, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर आधारित है। बालक ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसीलिए यह विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। प्रोजेक्ट विधि में कक्षा कक्ष में केवल विचार गोष्ठियां या कार्य गोष्ठियां होती हैं। सीखने का कार्य सामान्यतः कक्षा कक्ष के बाहर विद्यालय में सामाजिक वातावरण में होता है। मतलब कि भाई क्लासरूम में तो योजना बनाई जाएगी कि हमें किस रूम से किस तरह से हमें कार्य करना है, किस तरह से हमें प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बना सकते हैं। और उस क्लासरूम के बाहर उस प्रोजेक्ट पर क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। तो बालक जो है वो जीवन के अनुभवों से भी क्या करता है? सीखता है। स्वयं कार्य करता है तो लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर भी वो कार्य करता है। इस विधि में संपूर्ण विद्यालय ही प्रयोगशाला बन जाता है। इस विधि में क्या है? संपूर्ण विद्यालय प्रयोगशाला बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि बालक जो है वो उसी विद्यालय से सामग्री को एकत्रित करते हुए अपना प्रोजेक्ट कार्य करता है। इस विधि में अध्यापक की भूमिका एक सहयोगी और मार्गदर्शक की होती है। अध्यापक की भूमिका कैसी होती है? सहयोगी और मार्गदर्शक की होती है प्रोजेक्ट विधि में। तो मतलब ज़्यादा सक्रिय कौन रहता है? छात्र सक्रिय रहता है। तो छात्र केंद्रित विधि है। ये कैसी विधि है? छात्र केंद्रित, जिसमें छात्र ज़्यादा सक्रिय रहता है। अब हम बात करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट विधि के गुण क्या हैं? प्रोजेक्ट विधि के क्या-क्या गुण हैं? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि छात्र लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सीखते हैं। प्रोजेक्ट विधि में थॉर्नडाइक के सीखने के तीनों नियमों की पालना होती है। तीनों नियम जो है थॉर्नडाइक के सीखने के अप्लाई होते हैं। कौन-कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यह एक प्रजातांत्रिक सामाजिक भावनाओं को विकसित करने वाली विधि है। मतलब इसमें कोई बाध्यता नहीं होती कि भाई टीचर ने जो प्रोजेक्ट बनाया वही छात्र बनाएगा। छात्र स्वयं भी अपना प्रोजेक्ट चुनकर उस प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकता है। इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी व सुसंगठित होता है, क्योंकि छात्र जब स्वयं कार्य करता है तो लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत का वह प्रयोग करता है और जो ज्ञान वह प्राप्त करता है वह ज्ञान जो है वो कैसा रहता है? स्थायी रहता है। इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जा सकता है। भाई छात्र जो है वो अलग-अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अलग-अलग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वे सभी व्यक्तिगत भिन्नताएँ जो हैं वो प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल होती हैं। और किसके जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा बढ़िया बना है, किसने कौन-कौन से टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाया गया है, इन सभी पर ध्यान दिया जा सकता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर आधारित है, व्यक्तिगत सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है और यह एक प्रजातांत्रिक विधि है। मतलब सभी छात्रों की बातों का सम्मान किया जाता है, सभी छात्रों के प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि के दोष क्या हैं। यह एक खर्चीली विधि है। भाई सीधी-सीधी बात है, जब किसी प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाएगा तो उस पर पैसा भी लगेगा और ज़रूरी नहीं है कि सभी छात्र उस पे पैसा लगाने में सक्षम हों, क्योंकि छात्र जीवन में पैसा इतना होता नहीं है और होता नहीं है तो बस उस प्रोजेक्ट पे इतना वर्क नहीं किया जाता है। तो खर्चीली विधि है जो इसका दोष है।
सामाजिक ज्ञान की प्रत्येक विषय वस्तु को इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है कि जितने भी मान लीजिए एसएसटी हम पढ़ रहे हैं, तो सभी टॉपिक्स का हम प्रोजेक्ट थोड़ी बना सकते हैं, कुछ ही टॉपिक्स का तो प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसीलिए शिक्षण की सबसे जो अच्छी विधि है वो मिश्रित विधि को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें आवश्यकता के अनुसार विधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो मिश्रित विधि जो होती है वो शिक्षण की क्या मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यदि योजना का संचालन ठीक प्रकार से नहीं किया गया हो तो योजना पर कुछ कुछ ही छात्रों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट पर 5-7 बालक मिलके कार्य कर रहे हैं, तो कुछ बालक ऐसे होते हैं कि भाई अपना प्रभुत्व जमाते हैं कि भाई मैं करूँगा, मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, तो कुछ छात्रों को जो है वो अनदेखा कर दिया जाता है। तो यदि सभी छात्र उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी न लें, तो कुछ ही छात्र प्रभुत्व जमा के अपना कार्य करते हैं, तो यह भी क्या है, एक दोष है। इस विधि में परिश्रम व समय अधिक लगता है। बिल्कुल सही बात है, जब प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाएगा तो समय भी तो लगेगा, तो मतलब परिश्रम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी और समय भी लगता है। इस हेतु अच्छी पुस्तकों का प्रशिक्षण अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए इस विधि के लिए, और प्रशिक्षण जो है वो प्रशिक्षित टीचर भी होने चाहिए और छात्रों को भी उस हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और सामान्यतः ऐसा जो है वो कम ही मिल पाता है। तो यह भी इस विधि का क्या है, दोष है। प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, प्रोजेक्ट जो है वो किसी उद्देश्य से बनाया जाता है, तो उस सिद्धांत को बोलते हैं उद्देश्यतापूर्ण संबंधी सिद्धांत। फिर प्रोजेक्ट में छात्र कार्य करता है तो उसे हम बोलते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। फिर प्रोजेक्ट किसी उपयोगिता के आधार पर बनाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपयोगिता का सिद्धांत। और प्रोजेक्ट जो है वो छात्र की विषय वस्तु से संबंधित होता है तो वास्तविक संबंधी सिद्धांत होता है। प्रोजेक्ट अनुभव देता है छात्र को तो अनुभव संबंधी सिद्धांत। प्रोजेक्ट स्वतंत्रता से संबंधित सिद्धांत, मतलब सभी छात्रों की बात को या सभी छात्रों के प्रोजेक्ट को देखा जाता है। समन्वय का सिद्धांत यानी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि इसमें कई जो छात्र हैं वो मिलकर आपस में कार्य करके यदि प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनमें सहयोग और समन्वय की भावना का क्या होता है, विकास होता है। तो इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, समन्वय के सिद्धांत के रूप में भी हम जानते हैं। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात करें कि फैक्ट के रूप में बात करें, रायबर्न ने समन्वय के सिद्धांत को प्रायोजना विधि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। समन्वय का सिद्धांत, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है? तो उसका उत्तर तभी दे सकते हो आप जब यदि आपको पता हो कि कौन सा सिद्धांत प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है। तो रायबर्न ने समन्वय के सिद्धांत को प्रायोजना विधि का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। इस विधि के अंतर्गत समस्त विद्यालयी विषयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है और प्रायोजना के माध्यम से इन विषयों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट विधि सभी विषयों को पढ़ाने में क्या होती है, सहायक होती है। प्रोजेक्ट विधि में कई छात्र मिलकर कार्य करते हैं तो यह सामाजिक सिद्धांत है, सामाजिकता का सिद्धांत है। इसमें बहुत सारे छात्रों को यानी संपूर्ण क्लास के छात्रों को भी प्रोजेक्ट दिया जाता है, और प्रोजेक्ट में मतलब प्रोजेक्ट जो है उसमें कम पैसा इन्वेस्ट हो, कम खर्चा हो, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। तो मित व्ययिता का सिद्धांत, मित व्ययिता मतलब कम खर्चीले खर्चा करने का जो सिद्धांत है वह भी प्रोजेक्ट विधि का क्या होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए। प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो महंगा हो, प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, एक सस्ता होना चाहिए। तो मित व्ययिता का सिद्धांत इसमें अप्लाई किया जाता है। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रमुख कितने सिद्धांत हो गए, 9। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के प्रकार। यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। देखिए, प्रोजेक्ट सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। सामान्यतः व्यक्तिगत प्रोजेक्ट जिस पर मतलब एक छात्र ही कार्य करता है, मॉडल बनाया या मानचित्र बनाया। सामूहिक प्रोजेक्ट जिसमें कई सारे छात्र मिलकर कार्य करते हैं, जैसे कोई बागवानी बनाई, क्या बनाई, कोई बागवानी। तो बागवानी अकेला छात्र तो बनाता नहीं है, कोई छात्र कृषि कार्य को करेगा, सिंचाई करेगा, कोई छात्र पौधा लगाएगा, कोई छात्र उसकी मतलब बागवानी के लिए गुड़ाई करेगा, मिट्टी को तैयार करेगा, कोई छात्र, तो कोई छात्र बाड़ लगाएगा। इस तरह से मतलब कार्य करते हैं तो उसको सामूहिक प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट के सामान्यतः कितने प्रकार हैं, 1 और 2 प्रकार हैं अगर पूछा जाए नॉर्मल। लेकिन अगर ये पूछे कि किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट के कितने प्रकार हैं, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं।
किलपैट्रिक की पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ मेथड। फाउंडेशन ऑफ मेथड में प्रोजेक्ट के 4 प्रकार बताए। पहला है रचनात्मक मेथड या उत्पादनात्मक मेथड या सृजनात्मक प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि किसी प्रोजेक्ट को जब बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है, तो उसे रचनात्मक प्रोजेक्ट बोलते हैं। फिर अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट या कौशलात्मक या विशिष्ट सीखने के प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, जिसमें छात्र जब प्रोजेक्ट पर बनाता है तो उसका क्या होता है, अभ्यास होता है। फिर समस्यात्मक या बुद्धि के प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट वही है जो समस्या आधारित हो। ये भी क्वेश्चन है परीक्षा में कि भाई अच्छा प्रोजेक्ट किसे माना जाता है, जो समस्या पर आधारित हो उसे अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता है। तो अगर समस्या पर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, समस्यात्मक प्रोजेक्ट। और आनंदात्मक या कलात्मक या उपभोक्तात्मक प्रोजेक्ट, जैसे नाटक करना है या संगीत पर डांस करना है, और यदि कोई मतलब चित्रकला बनानी है तो ये हमें आनंद की अनुभूति देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आनंदात्मक या कलात्मक या उपभोक्तात्मक प्रोजेक्ट उसको कहेंगे, उपभोक्तात्मक प्रोजेक्ट। तो इसमें किलपैट्रिक ने कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार, रचनात्मक, अभ्यासात्मक, समस्यात्मक और आनंदात्मक। ये रट लेना। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किलपैट्रिक के अनुसार कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है, कौन सा है और कौन सा नहीं है। चलिए अब देखिए, उदाहरण के लिए हम बात करें प्रोजेक्ट विधि में, विद्यालय में बागवानी में क्षेत्रफल, लागत, परिमाप का अनुमान लगाना। तो गणित में प्रोजेक्ट विधि कैसे, मतलब कि भाई कोई बागवानी है विद्यालय में, तो उसमें कितनी लागत लगी, गणित का प्रयोग होगा, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका परिमाप क्या है। घर का मासिक बजट तैयार करना भी एक प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें भी गणित का प्रयोग किया जाता है। इससे लाभ क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि से बालक में सहयोग की भावना आती है, योजना बनाने की क्षमता का विकास होता है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, और बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चे को क्या प्राप्त होता है, व्यवहारिक ज्ञान। इसकी सीमाएं क्या है, समय व संसाधन अधिक खर्च होते हैं, संसाधन भी खर्च होता है इसमें, और समय भी खर्च होता है। तो इसकी ये क्या है, सीमाएं हैं। अब हम बात करते हैं गतिविधि आधारित प्रोजेक्ट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग, यानी गतिविधि आधारित प्रोजेक्ट, गतिविधि आधारित विधि क्या होती है। देखिए, इसमें विद्यार्थी स्वयं क्रिया करते हैं, जैसे माप, चित्र बनाना, मॉडल तैयार करना। यानी अगर विद्यार्थी स्वयं किसी क्षेत्रफल की माप करें, ठीक, या मॉडल बनाएं या चित्र बनाएं, तो उसे हम बोलेंगे गतिविधि आधारित विधि, जिसको बच्चे जो है वो स्वयं सक्रिय रूप से सीखते हैं। तो ये विधि कैसी होगी, मनोवैज्ञानिक होगी। और इसी विधि को हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, सिद्धांत पर आधारित विधि। जैसे उदाहरण के लिए कागज मोड़कर कोणों की माप करना, तो ये विद्यार्थी की गतिविधि के आधार पर, मतलब कागज को मोड़ा और उसने अलग अलग कोणों को मापा या निकाला, तो उसे गतिविधि आधारित विधि हम इसको कहेंगे। पासा फेंककर प्रायिकता निकालना, तो प्रायिकता निकाली जाती है, किसके अकॉर्डिंग निकाली जाती है, पासा फेंककर निकाली जाती है। तो यह भी गतिविधि आधारित क्या होती है, विधि होती है। इसका लाभ क्या है, अमूर्त अवधारणा का ठोस अनुभव प्रदान होता है और बच्चे उत्साह से, देखिए जब किसी भी अधिगम प्रक्रिया में बालक स्वयं भाग लेता है, उत्साह से बालक स्वयं पढ़ता है, तो बच्चों में क्या होता है, उत्साह होता है। और इस विधि को हम क्या बोलेंगे, गतिविधि आधारित विधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, गतिविधि आधारित विधि बोलेंगे। तो अमूर्त अवधारणा को ठोस रूप में हम क्या कर सकते हैं, इससे प्रस्तुत कर सकते हैं। भाई कागज के माध्यम से हम कोणों को भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब अमूर्त अवधारणा थी, उसको क्या हमने दिया, ठोस रूप दे दिया। तो उसे हम क्या बोलेंगे, लर्निंग बाय डूइंग विधि या गतिविधि आधारित विधि, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसको कहेंगे। अब देखिए, अगली जो गणित शिक्षण की अच्छी विधि मानी जाती है, आगमन और निगमन विधि। कौन सी विधि, आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। देखिए, आगमन विधि में बालक जो है वो पहले उदाहरणों पर ध्यान देता है, फिर नियम बनाता है। फिर क्या बनाता है, नियम बनाता है। जैसे विभिन्न त्रिभुजों में कोणों का योग निकाल कर नियम बनाना। भाई अलग अलग त्रिभुजों में कोणों का योग बनाएगा और नियम बना देगा कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और निगमन विधि, निगमन विधि में क्या है, सामान्य सिद्धांत दिया जाता है, मतलब पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उदाहरण बताए जाते हैं। जैसे सूत्र लगाकर प्रश्न को हल करना, सूत्र लगाकर प्रश्न को हल किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, निगमन विधि। अगर हम कहें कि भाई गणित शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है कौन सी है, तो वह है आगमन और निगमन विधि। तो आगमन निगमन विधि जो है वो गणित शिक्षण में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। अगर हम इनको डिटेल में समझें, देखिए नॉर्मल हम बात करें, आगमन विधि मतलब उदाहरणों से नियम तक पहुंचते हैं। हम पहले उदाहरण के बारे में बात करेंगे, फिर नियम पर पहुंचते हैं। निगमन विधि में पहले नियम बताएंगे, फिर उदाहरण उदाहरण द्वारा हल करेंगे।
अगर इन दोनों विधियों का संतुलित प्रयोग किया जाए, यानी पहले आगमन से नियम खोजें, फिर निगमन से उसका क्या करें, अभ्यास करें, तो यह विधि क्या होती है, एक सफलतम विधि मानी जाती है। और देखिए सामान्यतः आगमन और निगमन विधियों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, यानी अलग अलग इन विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता, एक साथ जो है वो आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में विद्यार्थी विशिष्ट उदाहरणों से शुरू करके और सामान्य नियम बनाते हैं, यानी अलग अलग उदाहरण होते हैं और उन उदाहरणों को पर निष्कर्ष बना के एक नियम बना दिया जाता है। जबकि निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उन्हें विशिष्ट उदाहरणों से सिद्ध किया जाता है। आगमन विधि छात्र केंद्रित और सक्रिय, अर्थात आगमन विधि कैसी होगी, मनोवैज्ञानिक होगी, जिसमें छात्र खोज करते हैं, जबकि निगमन विधि शिक्षक पहले से तैयार नियम प्रस्तुत करता है और छात्र उन्हें लागू करते हैं। तो मतलब ज़्यादा सक्रिय कौन रहा, शिक्षक रहा, और छात्र को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो निगमन विधि कैसी है, अमनोवैज्ञानिक। कैसी है, अमनोवैज्ञानिक। तो आगमन विधि कैसी है, मनोवैज्ञानिक, और निगमन विधि कैसी होती है, अमनोवैज्ञानिक होती है। अब हम बात करते हैं आगमन विधि के बारे में। देखिए आगमन विधि के अगर हम थोड़ा डिटेल से समझें तो आगमन विधि या विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर बढ़ती है। छात्रों की भूमिका, छात्र उदाहरणों का निरीक्षण करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, स्वयं नियम बनाते हैं। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, शिक्षक छात्रों को उदाहरण प्रदान करता है और उनकी खोज करने में मार्गदर्शन देता है। तो मतलब शिक्षक की भूमिका क्या होती है, एक मार्गदर्शक की होती है। कैसी होती है, मार्गदर्शक की। उदाहरण के लिए गणित में पहले कुछ विशेष संख्याओं को जोड़कर बताकर फिर सभी संख्याओं का योग सम होता है, इस नियम तक पहुंचा जाता है कि भाई पहले जोड़ बताएंगे, फिर उसके आधार पे मतलब बताएंगे कि भाई सभी संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। सम बोलेंगे मतलब सभी का योग बोलेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगमन विधि कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण के दौरान पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तत्पश्चात सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। आगमन विधि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, प्रमुख शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये शिक्षण सूत्र पूछे जाते हैं कि भाई आगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या हैं और निगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या है। तो आगमन विधि का शिक्षण सूत्र, पहला शिक्षण सूत्र क्या है, उदाहरण से नियम की ओर है। दूसरा क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। आगमन विधि को प्राय थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, बहुत लंबी होती है। और आगमन विधि का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को आगमन विधि का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निगमन विधि। निगमन विधि की प्रक्रिया क्या है कि यह नियम, सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरणों की ओर बढ़ती है। शिक्षक की भूमिका इसमें क्या होती है, शिक्षक पहले एक सामान्य नियम या सिद्धांत प्रस्तुत करता है और फिर उसे सिद्ध करने के लिए विशिष्ट उदाहरण देता है। यानी पहले इसमें नियम बताए जाते हैं और उसके बाद फिर क्या दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। छात्रों की भूमिका क्या होती है, छात्र नियमों को सीखते हैं और फिर उदाहरणों में लागू करते हैं। मतलब जैसे टीचर ने किसी सवाल को हल करने के लिए फॉर्मूला बता दिया और फिर सवाल दिया, तो छात्रों ने उस फॉर्मूले को पुट किया, उस फॉर्मूले के आधार पर उसको क्या कर दिया, हल कर दिया। तो वह कैसी विधि होगी, निगमन विधि। उदाहरण के लिए सभी मनुष्य मरणशील हैं, यह नियम बताकर फिर किसी व्यक्ति सोहन के मरणशील होने का उदाहरण देकर नियम को सिद्ध किया जाता है। ये क्या है, निगमन विधि का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं निगमन विधि कक्षा शिक्षण में। निगमन विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विधि विज्ञान व गणित शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। निगमन विधि किसके लिए उपयोगी मानी जाती है, विज्ञान और गणित शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं। वैसे अगर बात की जाए तो आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। और मूलतः आगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु हैं। निगमन विधि के शिक्षण के दौरान प्रस्तुत विषय वस्तु प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार है। जैसे निगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर कार्य करती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर कार्य करती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर कार्य करती है। निगमन विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर कार्य करती है, अप्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर कार्य करती है, और अमूर्त से मूर्त की ओर। शिक्षण में निगमन विधि में शिक्षण की निगमन विधि में शिक्षण प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर उन्मुख होती है। इस विधि में पाठ्यचर्या का क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण का क्रम अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, और कक्षा शिक्षण प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर होता है, और विषय वस्तु की प्रकृति अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। ये निगमन विधि के क्या होते हैं, प्रमुख शिक्षण सूत्र होते हैं। परीक्षा में शिक्षण सूत्र भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, निगमन विधि को विज्ञान व गणित शिक्षण के लिए उपयोगी माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इससे शिक्षण की इस विधि में विद्यार्थी रटने की ओर प्रवृत्त होते हैं, जो शिक्षण अधिगम की गति को क्या होती है, धीमी करती है। लेकिन आगमन विधि में समय ज़्यादा खर्च होता है,
तो वह समय को अधिक लगाती है, तो थकान करती है विद्यार्थियों में, और इसमें क्या होता है, रटने की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है। आगमन निगमन विधि के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को आगमन निगमन विधि का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों विधियों का समन्वय। देखिए, आगमन और निगमन विधियां एक दूसरे के विपरीत होकर भी एक दूसरे की पूरक हैं। सफल शिक्षण के लिए इन दोनों विधियों का समन्वय आवश्यक है। मतलब पहले आगमन का प्रयोग किया जाए, नियम खोजे जाए, फिर निगमन विधि से उनकी सत्यता की पुष्टि की जाए। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है और निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक है। निगमन विधि कैसी है? अमनोवैज्ञानिक। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे आगमन निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उदाहरण विधि के नाम से जाना जाता है। आगमन विधि और निगमन विधि के सोपान कितने? 3-3 सोपान है, ध्यान रखना, 3-3 सोपान है। आगमन विधि में पहले उदाहरण की प्रस्तुति की जाती है, उदाहरणों का विश्लेषण किया जाता है, फिर सामान्य नियम, सामान्यीकरण नियम दिए जाते हैं। और निगमन विधि के सोपान है नियमों का प्रस्तुतिकरण, संबंधों की स्थापना, उदाहरणों की प्रस्तुति। आगमन विधि के सूत्र कौन कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और निगमन विधि, देखिए निगमन विधि है, निगमन विधि के शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर या निगमन विधि के क्या है? सूत्र होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहकारी या सहयोगी, सहयोगात्मक शिक्षण, कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्या बोलेंगे? कोलैबोरेटिव लर्निंग। देखिए, इस विधि के जो जनक हैं, प्रवर्तक हैं, वो किसको माना जाता है? जॉन डीवी को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन डीवी को। और देखिए, सहकारी शिक्षण जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, उसमें ऐसे मानते हैं कि भाई छात्र जो हैं वो अपने स्वयं के समूह बनाकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए जब ये अधिगम करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव लर्निंग। छोटे समूह में विद्यार्थी मिलकर समस्या को हल करते हैं। आपसी संवाद, नेतृत्व और सामाजिक कौशल का इस विधि के द्वारा क्या होता है? विकास होता है। सहकारी अधिगम एक शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे समूहों में मिलकर काम करते हैं, जहां प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत सफलता समूह की सफलता पर निर्भर करती है। पर प्रत्येक जो सदस्य है वो जितना अच्छा कार्य करेगा तो समूह उतना भी अच्छा सफल होगा। इस प्रक्रिया में छात्रों को एक दूसरे को सिखाने, प्रश्न पूछने, मदद करने, सुझाव देने जैसे कौशल सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी टीम वर्क और नेतृत्व तथा आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। यानी टीम वर्क को और नेतृत्व को, आत्मविश्वास को क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। अब देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहकारी अधिगम के मुख्य बिंदु क्या हैं? देखिए, इसमें सामूहिक प्रयास किया जाता है। विद्यार्थी एक सामान्य उद्देश्य के लिए छोटे-छोटे समूहों में काम करते हैं। सकारात्मक परस्पर निर्भरता होती है। समूह के सभी सदस्य सफलता के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो समूह के सभी सदस्य क्या हैं? सफलता के लिए एक दूसरे पर क्या रहेंगे? निर्भर रहेंगे। व्यक्तिगत योगदान की बात करें तो प्रत्येक सदस्य समूह के कार्यों में योगदान देता है। कार्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास सामूहिक होते हैं। तो व्यक्तिगत जो प्रयास होते हैं वो सामूहिक रूप से सफलता प्रदान करते हैं। सामाजिक कौशल का विकास होता है। भाई कई छात्र मिलकर जब काम करेंगे तो उसमें सामाजिकता का भी क्या होता है? विकास होता है। यह छात्रों में संचार, सहयोग, सुनना, प्रश्न पूछना और मदद करने जैसे कौशल विकसित होते हैं। शिक्षण रणनीति क्या होती है? यह एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जो छात्रों को सक्रिय रूप से भागीदारी करने और एक दूसरे को सिखाने में सक्षम बनाती है, और यही कारण है इसे क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। और यह शिक्षण का क्या है? एक नवाचार है। सहकारी अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षक छात्रों को छोटे-छोटे और विविध योग्यता वाले समूहों में व्यवस्थित करता है। प्रत्येक समूह को एक साझा कार्य या उद्देश्य दिया जाता है। भाई एक साझा कार्य देंगे या एक उद्देश्य देंगे या एक समस्या देंगे एक समूह को। छात्र मिलकर उस कार्य को पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं और काम करते हैं। सभी सदस्य समूह में सफलता में योगदान करते हैं। व्यक्तिगत प्रयास परस्पर निर्भर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिगसॉ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिगसॉ विधि। अब देखिए, कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया, जिगसॉ विधि क्या है? इसमें छात्र अलग-अलग हिस्सों को सीखते हैं और फिर अपने ग्रह समूह में दूसरों को सिखाते हैं। मतलब एक छात्र कोई बात सीखेगा, दूसरा किसी बात को सीखेगा, तीसरा किसी बात को सीखेगा, फिर वो सबको बताएगा कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है। फिर इसे हम दूसरों को सिखाते हैं। यह एक सहकारी अधिगम की तकनीक है। समूह में समस्या समाधान या प्रोजेक्ट पर काम करना भी सहकारी अधिगम का एक रूप है। समावेशी कक्षा में जहाँ असंध बालक होते हैं, वहीं बच्चों की सहकारी अधिगम अधिगम विधि से सहकारी अधिगम समावेशी कक्षा में जहाँ असंध बालक हों, वहीं बच्चों को सहकारी अधिगम विधि से पढ़ाया जाता है। मतलब समावेशी कक्षा में जो है वो सभी तरह के बच्चे जो है बैठे रहते हैं, तो उनको सहकारी अधिगम से यदि पढ़ाते हैं तो बच्चा जो है एक दूसरे का सहयोग करते हुए बढ़िया सीखता है।
और इस तरह से बच्चे एक दूसरे को सीखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगली शिक्षण विधि है आधुनिक आईसीटी आधारित विधि। आधुनिक आईसीटी आधारित विधि क्या है? यदि बच्चे मोबाइल के प्रयोग से, टीवी के प्रयोग से, लैपटॉप के प्रयोग से, टैबलेट के प्रयोग से यदि हम पढ़ते हैं तो उसे हम आधुनिक आईसीटी आधारित विधि कहते हैं। जिसमें डिजिटल उपकरण जैसे स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ई कंटेंट और जियोजेब्रा, गणितीय सिमुलेशन इसका प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गणितीय क्विज और वर्चुअल लैब्स के माध्यम से यदि बच्चा सीखता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आईसीटी आधारित विधि बोलेंगे। इसका लाभ क्या होता है, दृश्यात्मक प्रस्तुति होती है, मतलब बच्चा जो है वो देख कर सीखता है और रुचिकर मतलब सीखने में क्या होता है, भाग लेता है तो रुचिकर अध्ययन होता है और समय की क्या होती है, बचत होती है और शिक्षक की इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता इसमें नहीं होती, वह कंप्यूटर के माध्यम से इसको सीखता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज 5 शिक्षण विधियों के माध्यम से गणित को समझा और अब हम 10 शिक्षण विधियाँ गणित की पढ़ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये शिक्षण विधियाँ समझ में आई होंगी, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहें। शिक्षण विधियों की अच्छी तैयारी करने के वाले स्टूडेंट जो हैं वो यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस को भी आप ज़रूर देखिए। इस चैनल पे आपको शिक्षण से संबंधित, टीचर एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है वो उपलब्ध कराई जा रही है और हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्या का समाधान करें। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें ये पता चले कि कितने विद्यार्थी जो है वो सक्रिय रूप से पढ़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। नमस्कार, धन्यवाद।